आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसबिन पे एजुकेशन में। और आज हमारे चर्चा का विषय है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो देखने के बाद से आपने इस वीडियो से क्या सीखा, इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या जाना, अपना आकलन करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिंक पे जाएं और टेस्ट सीरीज दें, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपने इससे क्या सीखा, क्या जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि पहले हमको ग्लोब के बारे में जानना है। तो देखिए, मेरे पास एक ग्लोब मौजूद है। ये देखिए, ये है ग्लोब। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक वास्तविक नमूना होता है, मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है। ग्लोब में ना एक ऊपर से सुई लगी रहती है और एक नीचे से, जिसके सहारे ये ग्लोब घूमता है, चारों तरफ घूमता है। और ये जो सुई होती है ऊपर और नीचे से जो लगी हुई होती है, ये जो लगा हुआ है ऊपर का, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे से जो लगी हुई सुई होती है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये जो सुई लगी हुई होती है आर पार, जिसके सहारे ये ग्लोब घूम रहा है, इसको बोला जाता है अक्ष। और यहाँ देखिए, एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, वृत्ताकार लाइन जो पृथ्वी के चारों ओर खींची गई है। इस वृत्ताकार लाइन को बोला जाता है अक्षांश रेखा। ये जो लाइन है वो 0 अंश अक्षांश रेखा है। तो इसके बाद से हमको पढ़ना है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पे खींची गई पड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं, तो इनका एक इतिहास रहा है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा रेने देकार्ते का, जो एक दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे। कक्षा 9 में उनका कार्तीय तल का एक चैप्टर है मैथ के किताब में। तो जो कार्तीय तल का निर्माण उन्होंने किया था, उसी का आधुनिक रूप है ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं। रेने देकार्ते के कार्तीय तल का आधुनिक रूप है ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो अक्षांश के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, हम ऐसे नोट कर लेते हैं, ये अक्षांश को ही बोला जाता है समानांतर रेखाएं। तो चलिए इसके लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ये देखिए, एक हमने वृत्त का निर्माण कर रखा है। ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये मान लेते हैं हम साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। और ये जो रेखा है बीच का, जो डॉट 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 लाइन से हम दर्शा रहे हैं, ये है 0 डिग्री या 0 अंश अक्षांश रेखा। इसका नाम है विषुवत वृत्त। ठीक, ये विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये उत्तर की तरफ जितनी अक्षांश रेखाएं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वृत्ताकार खींची जाती हैं, वृत्ताकार। तो ऊपर की तरफ जितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उनको बोला जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे की तरफ जो भी वृत्ताकार रेखाएं खींची जाएंगी उनको बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसके बाद से देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, और ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। और ठीक इसके नीचे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर एक होता है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो ध्रुव होते हैं ना, उनकी स्थिति के बारे में जरा देख लेते हैं कि वो किस अक्षांश दर्शाए जाएंगे। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है विषुवत वृत्त, यहाँ से ध्रुवों की जो दूरी होती है वो पूरे पृथ्वी के वृत्त का 1/4 दूरी होता है यहाँ तक। ठीक है, तो पूरा पृथ्वी का वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। अर्थात जो ये ध्रुव होगा वह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसको दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा वह दर्शाएगा दक्षिण ध्रुव को दर्शाएगा। तो चलिए, ये तो अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है उसको बोला जाता है मकर रेखा, और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त,
दल ही के जीरो लिख देते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसका एक और नाम है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त का नाम है अंटार्कटिक वृत्त, और ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आर्कटिक वृत्त। अक्सर आ जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त की जगह पे आर्कटिक वृत्त पूछ जाएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, अब ये रेखाएं तो हो गई, ये सारी रेखाएं जो होती हैं ये वृत्ताकार होती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, ये सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होगी क्योंकि ठीक पृथ्वी के बीचों बीच में होती है और पृथ्वी का बीचों बीच उभरा हुआ भाग होता है, तो ये सबसे बड़ी रेखा होगी। लेकिन ज्यों ज्यों हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ये अक्षांश रेखाएं जो होती जाएंगी वो वृत्ताकार रूप में छोटी होती जाती हैं। अब हम लोग जानते हैं ताप कटिबंध के बारे में। तीन ताप कटिबंध होते हैं। एक होता है उष्ण ताप कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण ताप कटिबंध, और तीसरा होता है शीत ताप कटिबंध। ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें भी ये तीनों ताप कटिबंध होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, और दक्षिणी गोलार्ध में भी तीनों ताप कटिबंध होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा जो होता है, उसके बीच के सभी क्षेत्र को, ये जो जितना क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये उष्ण कटिबंध वो भाग होते हैं पृथ्वी के जहाँ पे वर्ष में एक बार सूर्य जो होता है आसमान में ठीक सर के ऊपर होता है, अर्थात इसकी किरणें सूर्य की सीधी पड़ती हैं इस क्षेत्र में, तो ये सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है सूर्य से, और ये बहुत गर्म इलाका होता है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। ये जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, अर्थात मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो वृत्त बीच वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक इसी प्रकार से इस कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा के बीच वाले क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तरी ध्रुव वृत्त अर्थात आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव का जो ये क्षेत्र होता है उसके ऊपर वाला ध्रुवों वाला, इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। इधर दक्षिण ध्रुव वृत्त और साउथ पोल सब शीत कटिबंध बोला जाएगा। और जो शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पे सूर्य की किरणें ना तिरछी पड़ती हैं और यह जो है उष्ण कटिबंध से कम ऊष्मा प्राप्त करता है। हमेशा यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होंगी वो तिरछी पड़ती हैं। जो शीत कटिबंध होता है दोनों तरफ, इस शीत कटिबंध में सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो सबसे कम मिलती है और सूर्य का भी क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, मतलब एकदम तिरछी किरणें पड़ती हैं। ध्रुवों पे तो 6-6 महीने का दिन रात होता है, तो यहाँ ऊष्मा सबसे कम मिलती है, इसलिए ये जो इलाके होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ़ जमी रहती है इन इलाकों में। तो ये हम लोग समांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं के बारे में जाने और ताप कटिबंधों के बारे में जाने। यहाँ पे 3 ताप कटिबंध होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में भी 3 ताप कटिबंध होता है, नीचे दक्षिण गोलार्ध में भी 3 ताप कटिबंध होता है। अब हम लोग जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। यह लंबवत खींची हुई रेखाएं होती हैं और लंबाई में सभी देशांतर रेखाएं एक समान होती हैं। ठीक, तो इनको न पूर्ण संख्याओं में मतलब व्यक्त करना कठिन कार्य था, तो उस समय सभी देशों ने एक सम्मेलन किया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न बोलिए या मेरिडियन बोलिए, मेरिडियन ही लिखते हैं, मेरिडियन सम्मेलन। यह कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था और यह 1 अक्टूबर 1884 को हुआ था। इसको याद रखना आसान है, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ था और 1885 में ना
कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये याद करना 1 साल पहले ही हुआ था, याद करना आसान है। सभी देशों ने यह मिलकर तय किया कि जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनिच में स्थित है, वहाँ से जो होकर गुजरने वाली यमोत्तर है, देशांतर है, उसी को प्रधान यमोत्तर या प्रधान देशांतर मान लिया जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाए, और यहीं से ना सभी देशांतरों की गणना की जाए, पूरब के तरफ और पश्चिम के तरफ। तो पूरब के तरफ गणना कहाँ तक की जाएगी? तो 180 डिग्री देशांतर तक। पश्चिम के तरफ भी 180 डिग्री देशांतर तक गणना की जाएगी। मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक या पश्चिमी यमोत्तर तक गणना की जाएगी। मजे की बात यह है कि जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, वो एक ही लाइन ठीक इस जो 0 डिग्री यमोत्तर है उसके विपरीत दिशा में स्थित है। इस ग्लोब पे देखते हैं, देखिए तो ये ब्रिटिश का राजकीय वेधशाला 0 डिग्री जो रेखा है वो है मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसी के ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पे ये जो रेखा है जो बेरिंग जल संधि से होकर जा रही है, ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक इसके विपरीत दिशा में है। यह 180 डिग्री यमोत्तर इसी को बोला जाता है। और ये 180 डिग्री यमोत्तर जो होता है, 180 डिग्री यमोत्तर, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री यमोत्तर और ये 0 डिग्री जो प्रमुख यमोत्तर है, ये दोनों रेखाएं मिल करके पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहाँ पे इसकी जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। ज्यों-ज्यों ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, इनकी दूरी जो आपस की होती है वो घटती जाती है और ध्रुवों पे जाकर के सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, मिल गई। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये टाइम को निर्धारित करती हैं। जैसे सूर्य, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है और यहाँ पे इसके सामने सूर्य जब आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, मतलब इस रेखा पे जितने भी स्थान होंगे उन सभी स्थानों पे दिन के दोपहर के 12 बजेंगे। उसी तरह से इस 15 डिग्री जो देशांतर है वहाँ पे अगर इसके सामने सूर्य जिस समय आसमान में सबसे ऊंचा होगा, उस समय इस रेखा पे जो भी स्थान होंगे वहाँ पे सभी स्थानों पे एक साथ 12 बजेंगे। ये जो रेखाएं हैं पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ जो देशांतर रेखाएं हैं, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर आएंगे तो 15 डिग्री पश्चिमी या 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। इस पे टाइम का जो होता है वो गणना कैसे करते हैं? तो ये गणना सिंपल है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर अपने धुरी पे नाचती है। एक चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360/24 कर देते हैं, यह 15 डिग्री घूमेगी, अर्थात 60 मिनट में 15 डिग्री। 4 मिनट में कितना घूमेगी? 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर प्रमुख यमोत्तर से 15 डिग्री आगे कोई स्थान यहाँ पे है तो उसका समय इस ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। अगर 30 डिग्री कोई स्थान आगे है तो उसका समय इस ग्रीनिच के समय से 2 घंटा आगे होगा। 45 डिग्री तो 3 घंटा आगे। उसी तरह से ग्रीनिच से अगर पश्चिम के तरफ कोई स्थान 15 डिग्री पश्चिम है तो वह 1 घंटा पीछे इसका समय होगा, अर्थात यहाँ पे जब 12 बजेगा तो यहाँ पे 11 बजेगा, और इधर पूरब साइड में जाएंगे 15 डिग्री तो यहाँ पे 1 बजेगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। सभी देशों ने अपने देश के लिए एक मानक समय रेखा बना रखा है। जैसे अमेरिका ने अपने देश के लिए 9 आधिकारिक मानक समय रेखा बनाया हुआ है। अमेरिका ने 9 आधिकारिक मानक समय रेखा बनाया हुआ है, और रूस में तो अधिक हैं, 11 मानक समय रेखा हैं। भारत भी किसी से कम नहीं है, भारत के पास 1 मानक समय रेखा है। चूँकि भारत के सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हिस्से गुजरात,
में जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से में जब सूर्योदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात के सबसे पश्चिमी हिस्से में सूर्योदय होता है। तो इस प्रकार भारत ने इस परेशानी से बचने के लिए, मान लीजिए कि ट्रेन का समय सारणी बनाना हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए भारत ने अपने देश में एक मानक समय रेखा बनाया हुआ है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाया गया है और ये भारत का मानक समय रेखा है। और कई बार परीक्षा में आता है कि यह मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का, यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से कौन कौन? तो सबसे पहले है यूपी, उसके बाद है एमपी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर हमारा भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। इस प्रकार हम इस चर्चा को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में।